नानी ने कसकर ईशानी को गले लगा लिया और बोली, मेरी प्यारी बच्ची, इतने सालों से कोई तुम्हारा सहारा नहीं था। हर किसी ने तुम्हें तंग किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की हिम्मत तक नहीं करेगा। ईशानी, मेरी बच्ची, अगर तुम ये शादी नहीं निभाना चाहती तो मैं ओबरॉय खानदान से तुम दोनों के तलाक की बात करूंगी। अपनी नानी की कही ये बात सुनने के बाद ईशानी को समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। वो अब तक किरण की कही उन बातों को भूली नहीं थी। वंश ईशानी के साथ ही खड़ा था। उसने तुरंत ईशानी की तरफ से जवाब देते हुए कहा, दादी, आप जल्दबाजी मत कीजिए। हमें एक बार ईशानी की बात भी सुन लेनी चाहिए। वंश की ये बात सुनकर सब ईशानी की तरफ देखने लगे। ईशानी ने अपना सिर झुकाया और बोली, करण भाई अभी जर्मनी में है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए। जब तक वो ठीक होकर यहाँ लौट नहीं जाते, मैं कोई भी फैसला लेना नहीं चाहती। ये बात सुनकर सभी ईशानी के लिए फिक्रमंद हो गए। ईशानी ने सबको शांत करवाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आप सब चिंता मत कीजिए। ओबरॉय परिवार ने मुझे बहुत अच्छी जिंदगी दी है। वहाँ मेरा अच्छे से ख्याल रखा जाता है। विला पर भी सभी मेरी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। ये सुनकर सभी के चेहरे थोड़े रिलैक्स लगने लगे। ईशानी ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, विराज की वजह से ही अब मैं मिस्टर चार्ल्स से डिजाइनिंग सीख रही हूँ। विराज के बिना ये सब मुमकिन नहीं हो पाता। मैं डिजाइनिंग सीखकर कामयाब बनना चाहती हूँ, ताकि आगे जाकर करण भाई का ख्याल रख सकूं। ईशानी की कही ये बात सुन सभी के दिल में दर्द सा उठा। 20-21 साल की ये बच्ची इतनी कम उम्र में कितनी समझदार और जिम्मेदार थी। ईशानी की नानी उसके पास आई और प्यार से उसके गालों को छूकर बोली, मेरी फूल सी बच्ची, मैं ही गलत हूँ। उसी साल मैंने अगर तुम दोनों को ढूंढ लिया होता तो ये सब ना हुआ होता। सब तुम्हारी नानी की गलती है। मुझे माफ कर दो। जब भी तुम्हें वक्त मिले अपने घर आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ईशानी के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। अब उसका भी अपना घर था। ईशानी ने अपनी नानी से कहा, नानी, चार्ल्स सर अब बस कुछ ही दिन इंडिया में है। तब तक मैं अच्छे से सीख लेती हूँ। उसके बाद मैं जरूर घर आऊंगी। नानी ने अपने आंसू पोंछे और सबसे कहा, इतने सालों के बाद मैंने अपने नातिन को देखा है। देखो कितनी बड़ी हो गई है, समझदार और प्यारी भी। अब तो भगवान मुझे उठा भी ले तो मुझे कोई फिक्र नहीं। ईशानी उन्हें चुप कराते हुए बोली, नानी, आप ये क्या कह रही है? नानी ने ईशानी को खाना खाने के लिए अपने साथ आने को कहा। सभी औरतें उनके साथ ही थी। वंश भी काफी खुश था। तभी मेहता परिवार का बड़ा बेटा विशाल मेहता अपने भाई वंश से सवाल करते हुए बोला, तुमने ईशानी को कैसे ढूंढा? वंश ने अपने बड़े भाई के सवाल का जवाब देते हुए कहा, उसे विराज के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सब सुनने के बाद ईशानी का एक और कजिन भाई अनुपम वंश से बोला, अगर विराज ओबरॉय हमारी बहन का अच्छे से ख्याल रख रहा है और ईशानी खुश है, तो हम ओबरॉय खानदान का ये एहसान अच्छे से लौटाएंगे। अनुपम की कही ये बात सुनने के बाद विशाल ने कहा, लेकिन अगर हमारी बहन को उस घर में कोई भी तकलीफ हुई तो विराज ओबरॉय के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी इस बात पर तीनों भाइयों ने हाँ में सिर हिला दिया। वंश ने कुछ सोचते हुए अपने भाइयों से कहा, पहले तो मेरा दिल्ली में रहने का कोई प्लान नहीं था, मगर अब जब हमारी ईशानी मिल गई है, मैं यहीं रहकर विराज ओबरॉय पर ध्यान रखूंगा और ईशानी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। इस पर बड़े भाई विशाल ने कहा, शेखर और मालिनी ने हमारे भाई बहन के साथ अच्छा नहीं किया है। मैं बस एक चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ कि ईशानी और करण दोनों का सरनेम मेहता है। मुझे नहीं लगता कि हमें अभी उनका सरनेम चेंज करने की जरूरत है। पूरी दुनिया के लिए ईशानी और करण हमारे ही घर के बच्चे हैं। उन दोनों की सेफ्टी के लिए यही सही होगा। विशाल बड़ा भाई था, इसलिए हर कोई उसकी बात को मानता था। अनुपम ने आगे कहा, हाँ, विशाल भैया सही कह रहे हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि किसी को भी ईशानी और करण के असली खानदान के बारे में पता ना चले। इस बात पर सभी ने हामी भर दी। जहाँ एक तरफ ईशानी अपने परिवार से मिलकर उनके साथ वक्त बिता रही थी, विराज को कुछ मीटिंग्स के बाद फाइनली किरण जोशी के मैटर को अंजाम देने का मौका मिला। अपनी कार में कहीं जा रहे विराज ने रोहित खन्ना को कॉल किया और उससे कहा, रोहित,
क्या सारी तैयारियां हो गई है? आर यू रेडी? विराज के सवाल का जवाब देते हुए रोहित ने हंसते हुए कहा, विराज ओबरॉय, तुम बहुत बुरे हो। वैसे मेरी तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन क्या हम सच में नमन सिंघल को टारगेट करने वाले हैं? मुझे अब तक लगा था कि ये बस एक बिजनेस डील के लिए है, मगर क्या तुम श्योर हो कि किरण जोशी को नमन सिंघल ने ही भेजा है? रोहित खन्ना के सवाल को सुनने के बाद विराज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने जवाब देते हुए कहा, मुझे ये जानने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है कि किरण जोशी की इस साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड नमन सिंघल है या नहीं। अब तो मैं इस सब का ब्लेम नमन सिंघल के सिर पर फोड़ के ही दम लूंगा। अपना हर एक शब्द कहते हुए विराज काफी डेंजरस लग रहा था। विराज ने मन ही मन कहा, उस नमन सिंघल की हिम्मत कैसे हुई मेरी और ईशानी के बीच आने की? उसे इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। विराज यही सब सोच रहा था कि रोहित खन्ना ने फोन की दूसरी तरफ कहा, डोंट वरी विराज, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। विराज ने फोन काटा और कुछ सोचने लगा। उसे इस बात का अच्छे से पता था कि नमन सिंघल उसके फ्रेंड्स पर नजर रख रहा था। बिजनेस डिपार्टमेंट की इस डील के लिए नमन सिंघल विराज को हराना चाहता था। नमन विराज को हराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन नमन सिंघल ये बात भूल रहा था कि वो अभी अभी इंडिया में आया है। यहाँ उसके इतने कनेक्शंस नहीं थे जितने विराज ओबरॉय के थे। विराज के दिमाग में इस वक्त पूरा प्लान तैयार था। ये सब सोचते हुए विराज की कार रुक गई। वो कार से बाहर उतरा और किसी रिजॉर्ट के सामने खड़ा हो गया। उसके आने की खबर सुनकर उस रिजॉर्ट का मालिक खुद विराज को वेलकम करने के लिए बाहर खड़ा था। ये जगह शहर से काफी दूर थी। रिजॉर्ट के ओनर से हाथ मिलाने के बाद विराज अंदर जाने लगा। एपी ने वहाँ के ओनर के कानों में कुछ कहा तो वो तुरंत इंतजाम में लग गया। विराज ने बहुत सोच समझकर इस जगह को चुना था। वो नमन सिंघल को अपनी जाल में फंसाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। एपी ने कुछ सेटअप किया और इस इलाके में नेटवर्क जैमर फिट कर दिया था। किरण जोशी एक्साइटमेंट के मारे बेसब्र हो रही थी। आज उसकी कामयाबी का दिन जो था, बस एक बार विराज उसके पापा से मिल ले, उसके बाद वो ओबरॉय खानदान की बहू बनने के सिर्फ एक कदम की दूरी पर थी। उसे बस इस बात की फिक्र थी कि जिस अघेड़ उम्र के आदमी को उसके पापा बनाने की झूठी एक्टिंग करने के लिए हायर किया गया था, वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। किरण जोशी का पापा बना आदमी भी इस पॉइंट पर नर्वस हो रहा था। अगले ही पल उन दोनों ने बाहर से आ रही कुछ कदमों की आवाज सुनी। किरण जोशी ने उस आदमी की तरफ देखकर कहा, जो भी बताया गया है अच्छे से करना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। किरण की कही ये बात सुनकर उस आदमी ने हाँ में सिर हिला दिया। जैसे ही विराज उस कमरे के अंदर आया, किरण और उसके नकली पापा नर्वस हो गए। उन दोनों की धड़कनें तेज हो गई। हेलो अंकल, आपकी तबीयत कैसी है? विराज ने किरण के पापा की तरफ देखकर कहा। इस पॉइंट पर विराज के चेहरे पर एक स्माइल थी। विराज के सवाल से किरण के पापा थोड़े से डर गए थे। जब किरण ने उन्हें घबराए हुए देखा तो उसने धीरे से उनके हाथ को छुआ। अपने आप को नॉर्मल करते हुए किरण के पापा ने विराज के सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो मैं ठीक हूँ। मिस्टर ओबरॉय, आपने मुझे यहाँ किरण के बारे में बात करने बुलाया है, तो शायद किसी जरूरी वजह से बुलाया होगा। मुझे इस बात का अंदाजा है कि आप काफी बिजी रहते होंगे, तो हमें जल्द से जल्द मुद्दे की बात पर आना चाहिए। इतना सुनने के बाद विराज का जो रिएक्शन था, उसकी उम्मीद किरण ने बिल्कुल भी नहीं की थी। विराज ने कहा, आपसे किसने कहा कि मैंने यहाँ आपको किरण के बारे में बात करने बुलाया है? मैं तो आपसे बिजनेस के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। विराज की कही इस बात से वो दोनों दंग रह गए। पापा ने कहा, बिजनेस के सिलसिले में मुझे क्या बात करनी है? उनकी कही ये बात सुनने के बाद विराज ने एपी की तरफ देखकर कुछ इशारा किया। एपी ने किरण जोशी से कहा, किरण मैम, विराज सर ने खुद आपके लिए एक तोहफा सिलेक्ट किया है, आप खुद आकर देख लीजिए। किरण का चेहरा चमकने लगा। पहले तो किरण को लगा कि विराज को उसके प्लान का पता लग चुका है, मगर बाद में किरण के दिमाग में एक ख्याल आया। किरण ख्याली पुलाव पकाते हुए अपने आप से बोली, क्या मेरी किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान है? जरूर विराज ओबरॉय मुझसे शादी करने के लिए मेरे पापा को पैसे देने के बारे में सोच रहा होगा।
आफ्टर ऑल, ये अमीर लोग तो अपने करीबी लोगों पर पैसा उड़ाने के लिए तैयार ही रहते हैं। मैंने टीवी सीरियल में देखा है। ओफो, मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा। किरण की आंखें चमकने लगी। वो एपी की तरफ देखकर बोली, जरूर, आप मुझे रास्ता दिखाइए। मैं आराम से अपना गिफ्ट देखना चाहती हूँ। किरण का लालच देखकर एपी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। एपी किरण जोशी को अपने साथ उस कमरे से बाहर ले गया। उन दोनों के जाने के बाद अब वहां बस विराज और किरण के पापा ही बचे थे। जो ख्याल किरण के दिमाग में आए थे, वही सब उसके पापा भी सोच रहे थे। सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका काम इतना आसान होने वाला था। विराज तो सामने से उनके जाल में फंसने खुद चलकर आया था। कुछ देर की खामोशी के बाद विराज ने उनसे सवाल करते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूँ, क्या किरण की जिंदगी में कोई तकलीफ है? ये बात सुनकर किरण के पापा के चेहरे का रंग उड़ गया। मिस्टर ओबरॉय, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। किरण के पापा ने एक अनकंफर्टेबल सी स्माइल के साथ कहा। अगले ही पल एपी उस कमरे में आ गया। जैसे ही किरण के पापा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि एपी ने एक छुरी उनके गले से सटा कर पकड़ रखी है। घबराहट के मारे किरण के पापा के पसीने छूटने लगे। उनकी बोलती ही बंद हो गई थी। विराज ने उनकी आंखों में देखकर उनसे कहा, नमन सिंघल को यहाँ आने के लिए कहिए। विराज के इन शब्दों को सुनकर किरण के पापा डर से कांपने लगे। आपके पास 3 मिनट है, विराज ने आगे कहा। किरण के पापा के माथे पर अब ठंडा पसीना चमक रहा था। उन्होंने जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाई और विराज से कहा, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मिस्टर ओबरॉय, मैं तो नमन सिंघल नाम के किसी आदमी को जानता तक नहीं हूँ। इस बात को बीच में ही कट करते हुए एपी ने कहा, 2 मिनट 20 सेकेंड। अब किरण के नकली पापा का डर वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो आगे बोलते रहे। मिस्टर ओबरॉय, आपने तो मुझे यहाँ आपके और किरण की शादी के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। किरण वही लड़की है जिसे आप इतने सालों से ढूंढ रहे हैं। वो आदमी जैसे जैसे बोल रहा था, वैसे वैसे वक्त बीत रहा था। 3 मिनट गुजर गए। घबराहट के मारे किरण के पापा तड़प रहे थे। उन्होंने अपनी जान बचाने के इरादे से विराज को डराते हुए कहा, अगर मुझे यहाँ कुछ भी हुआ तो किरण बाहर जाकर आपके खिलाफ गवाही देगी। जितना बड़ा आपका नाम है, आपको उतनी ही बड़ी सजा भी होगी। मगर विराज ओबरॉय उनकी इन खोखली धमकियों से डरने वालों में से नहीं था। विराज ने एपी की तरफ देखकर कहा, अभी के अभी इसे मार डालो और इनके खून का इल्जाम नमन सिंघल पर लगा दो। एपी ने विराज की कही इस बात पर तुरंत हामी भर दी। जैसे ही एपी के हाथ में थोड़ी सी मूवमेंट हुई, उस आदमी ने घबराकर विराज से कहा, ठीक है, मैं सब कुछ बोलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। उनकी कही ये बात सुनकर विराज के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। वो बोला, ये बात पहले मान ली होती तो मेरा और आपका वक्त कम जाया हुआ होता। आप मेरे असिस्टेंट एपी को सब कुछ तफसील में बता दीजिए। इतना कहकर विराज उस कमरे से बाहर निकल गया। उस कमरे के बाहर विराज के लिए काम करने वाली एक लड़की भी थी। वो ईशानी के एक फोन से नमन सिंघल को मैसेज कर रही थी। उसने वॉइस नोट में ईशानी की आवाज की नकल करते हुए कहा, मिस्टर सिंघल, मैं मिस्टर चार्ल्स की वो किताब पढ़ रही थी जो आपने मुझे दी है। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या आप यहाँ आकर इन्हें समझाने में मेरी मदद करेंगे? ईशानी का ये वॉइस नोट सुनने के बाद नमन ने तुरंत उसके मैसेज का रिप्लाई किया, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मुझे अपना पता भेजो। इस मैसेज को पढ़कर उस लड़की ने विराज के परमिशन के साथ नमन को एड्रेस भेज दिया। उस एड्रेस को पढ़ने के बाद नमन सिंघल के दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगे। ये वही जगह थी जहां किरण जोशी और उसके नकली पापा विराज से मुलाकात करने गए थे। मगर ईशानी वहां क्या कर रही थी? क्या ईशानी को किरण और विराज के बारे में पता चल गया था? लेकिन ऐसा कुछ भी होना नमन के प्लान का हिस्सा नहीं था। नमन ने ज्यादा सोचे बिना ईशानी को मैसेज किया, तुम वहीं रुको, कहीं जाना मत, मैं वहां आ रहा हूँ। नमन सिंघल विराज के बिछाए जाल में फंस चुका था। उसका मैसेज पढ़ने के बाद विराज के चेहरे पर मुस्कान थी। दूसरी तरफ किरण जोशी अपना तोहफा देखने के लिए बेसब्र हो रही थी। एपी ने उसे जिस कमरे में जाने को कहा था, उस कमरे के अंदर एक बड़ा सा बक्सा था। क्या था इस बक्से में?
जिसे खोलने के लिए किरण बेसब्र थी। क्या नमन सिंघल बच पाएगा विराज के इस जाल से, या विराज मार जाएगा बाजी? जानने के लिए सुनते रहिए माई सीक्रेट हस्बैंड।